यह एक अमेरिकी कहानी है। इसे लिखा है निकोल क्रॉस ने। इसका अनुवाद मैंने मददगार नाम से किया है। यह एक अजीबोगरीब प्रेम की दिलचस्प कहानी है। ममाक, बम विस्फोट, भूकंप, विषैली गैस इत्यादि से सुरक्षित कमरा। तो ममाक में एक दूसरे से मिलने से पहले कोहन गर्भवती महिला को कम से कम 5-6 बार देख चुका था। उसने रहने के लिए किराए पर जहाँ कमरा ले रखा था, उसके सामने फ्लैट में ही वह रहती थी। उसे देखकर लगता था कि वह उन टेल अबीबियन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने कराव मागा की ट्रेनिंग ले रखा है और जो अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं होटल इत्यादि में काम करती हैं। उन्हें एक नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए उसे खरीद लिया करती हैं। वह भी नाक में नथुनी और हाथ में चांदी के कड़े पहनती है। कोहन 3 लड़कों का पिता है। उसकी औरत नडीन जब जब गर्भवती होती थी तो जो आकार उसके पेट का हुआ करता था, ठीक वही आकार इस औरत के पेट का भी दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने मन ही मन अंदाज़ा लगा लिया कि उसे भी लड़का ही होगा। कोहन का बड़ा बेटा अब इतना जवान हो गया है कि वह यहाँ की सेना में भर्ती हो सकता है। बहरहाल वह होगा नहीं, क्योंकि वह इजरायली नहीं बल्कि एक अमेरिकी है। कोहन की बीवी जब पहली बार गर्भ से हुई तो आखिरी महीने में लगता था कि बच्चा अधिकतर उसके पेट के निचले हिस्से में ठहरता है। तो गांव की बूढ़ी औरतों ने लोक मत के अनुसार अंदाज़ा लगाकर बताया कि उसे बेटा पैदा होगा, और सचमुच बेटा ही हुआ। कोहन को यह बात अच्छी तरह से याद है। इसलिए एक दिन जब वह एयरपोर्ट से वापस आया और उस औरत को देखा तो उसे बताना चाहता था कि उसके पेट में बेटा है। वह उससे कुछ कहता कि वह अपनी धुन में खोई तेज़ी से चलती हुई उससे दूर निकल गई। कोहन जिस अपार्टमेंट में रहता है वह तेल अबीब के केंद्र में है। वह 52 साल का हो चुका है। ज़िंदगी का अच्छा खासा अनुभव है उसे। इसलिए इस बात का उसको पक्का यकीन है कि उसे लड़का होगा। यह बात उसके अलावा उसकी बीवी और लड़के भी समझ सकते हैं। 2 दिनों के बाद जब एक बार फिर उसने उसे कॉफ़ी हाउस में देखा तो सोचा कि उसे वह बात अभी यहीं बता दी, लेकिन फिर उसकी इच्छा हुई कि वह उसके साथ कुछ देर बैठे और उससे बातें करें। फिर वह सोचने लगा कि हो सकता है कि वह उसके साथ भविष्यवक्ता के पास चले, जो कहीं जाफा में रहता है। फिलहाल इस बात का उसे बहुत यकीन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वह अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना ही ना चाहती हो, या तो यह भी हो सकता है कि वह सब कुछ पहले से जानती हो। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह उसके बारे में भी सब कुछ जानती हो। वह यह सब सोचने में ही लगा रहा, और जब वह एक कप चाय को लेकर वेटर से उलझा हुआ था तभी वह अपने सेल फोन पर किसी से बात करते हुए उसे अनदेखा करके वहाँ से निकल गई। हालांकि वह जाते जाते उसे कनखियों से रह रह कर देखती थी। कोहन भी उसी तरह बहुत सी चीज़ों को अनदेखा करने का बहाना करता था। इसके लिए वह कई तरह की दवाएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्रग्स ले रहा था, लेकिन वह उनका आदी नहीं था। वह मुश्किल चीज़ों को सिर्फ आसान बनाने के लिए यह सब करता था। वह चाहता था कि उसके दिन खुशी खुशी अच्छे से बीते।
कोहन अमेरिका की जिस कंपनी में काम करता था उसे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया। उसकी एक ब्रांच इजराइल में भी थी, तो उसी कंपनी ने उसे तेल अवीव भेज दिया। वह भी अमेरिका से तेल अवीव आकर बहुत खुश था, क्योंकि वह अपनी बीवी से दूर रहना चाहता था। उसकी बीवी ने उसकी ज़िंदगी को झंड बनाकर रखा हुआ था। 25 वर्षों तक एक साथ रहने के बाद अब वह एक डॉक्टर से प्यार करने लगी थी। डॉक्टर की बीवी तो मर चुकी थी। वह जिस लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करता था उसी में नडीन किताब लेने के लिए जाती थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। नरीन को डॉक्टर इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि उसमें सेक्स पावर अभी भी बरकरार था, जबकि कोहन में वह नदारत था। हालांकि नरीन उसे अब भी सुंदर और आकर्षक लगती थी, लेकिन उसके खराब चाल चलन की वजह से वह उससे दूर रहना चाहता था। इस दूरी ने उसकी ज़िंदगी को अधूरी कर दिया। उस अधूरेपन को मिटाने के लिए वह ड्रग्स का सेवन करने लगा। गुरुवार को काफ़ी देर तक मीटिंग चली। माहौल बहुत खुशनुमा था। मीटिंग के बाद कोहन पीने के लिए गाल के साथ बाहर चला गया। गाल अमेरिकी कंपनी की इजराइल में स्थित ब्रांच के संस्थापक सदस्यों में से एक था। उसकी उम्र महज 30 साल थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। कोहन ने उससे कहा कि वह कंपनी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर उसे मेल करेगा। उसने सोचा कि गाल इससे बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन वह गंभीर बना रहा और मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाल रेगिस्तान की रेत की तरह भूरे थे और उसकी आँखें नीली थीं। वह हकलाता था, जिसे वह कोशिश करके कभी कभी दूर कर लिया करता था। कोहन को उसके अंदर कुछ अपना गुण दिखाई देता था। बियर बार छत के ऊपर चलता था और वहाँ से इमारतों के बीच से समुद्र दूर दिखाई पड़ता था। सूर्य छिप गया था, इसलिए उसकी रोशनी नरम और चमकीली लगने लगी थी। गाल की बीवी पहली बार गर्भवती हुई थी और उसे 3 महीने बाद कोई बच्चा पैदा होने वाला था। वह अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों की कठिनाइयों को छोड़कर कोहन बच्चों से संबंधित रोचक किस्से सुनाकर उसका मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी उम्र 50 के ऊपर पहुंच चुकी थी। उसे जीवन का बहुत अनुभव था। वह अपने जीवन के अनुभव को उसे बताना चाहता था। अपनी जगह पर बैठे बैठे गाल जरा सा झुका और वेटर को बुलाकर दोनों के लिए एक एक पैग और बनाने को कहा। शुक्रवार की सुबह कोहन ने कंपनी की रिपोर्ट बनाकर मेल कर दिया, लेकिन सब बात के चलते दोपहर को सारा शहर सूना पड़ गया। बस क्या था कि कोहन डिप्रेशन में चला गया और गाल ने उसे जो गोली दी थी उसको निगल कर वह समुद्र के किनारे टहलने चला गया। नशे में उसे एक बार फिर सब कुछ पहले जैसा घटित होता हुआ मालूम पड़ा। संसार उसे बहुत मज़ेदार लग रहा था। सूर्य की गर्मी उसे जैसे पहली बार लगी थी। उसकी सारी चिंता धुआं हो गई और उसका चित्त एकदम शांत हो गया। 1 घंटा कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। किनारे पर पानी जहाँ कम था वहीं पानी में अपने पाँव डालकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद लेट गया। सूर्य धीरे धीरे डूब गया और कोहन भी सपनों में खो गया। गर्म रेत पर पीठ के बल वह लेटा हुआ था और अपने आप में इस कदर खोया हुआ था कि उसका बैग एक आदमी उठाकर चलता बना और उसे मालूम ही नहीं पड़ा। जहाँ उसने बैग रखा था वहाँ पर उसका सिर्फ निशान रह गया था। बैग गायब, पैसा गायब, कमरे की चाबी भी गायब हो गई। उसके पास बचा था बस मोबाइल, वह भी डिस्चार्ज हो चुका था।
उसकी बैटरी जब तक चार्ज नहीं होगी तब तक वह किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। वह क्या करे, कहाँ जाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उदासी और निराशा में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सिर के बाल उलझे उलझे, बिखरे बिखरे थे। इस उम्र में भी उसके सिर के बाल भरपूर मात्रा में घने थे। उसके परिवार में किसी के सिर के बाल जल्दी नहीं गिरते थे। इधर उधर भटकते भटकते वह थक कर चूर हो गया। उसके हाथ पैर अब जरा भी गवाही नहीं दे रहे थे। वह इस कदर सुस्त हो गया कि और आगे चलने के काबिल नहीं रहा। संजोग से उसके सामने वही बिल्डिंग थी जिसमें वह गर्भवती महिला रहती थी। उसके मन में आया कि उसी के घर चले। उसके पास शायद कुछ देर ठहरने की जगह मिल जाए। वहीं वह अपना मोबाइल भी चार्ज कर लेगा। तब वह जहाँ चाहेगा कांटेक्ट भी कर लेगा। खासकर अपने होस्ट को वह मैसेज कर देगा और उसे कमरे की डुप्लीकेट चाबी मिल जाएगी। एक बार उसके मन में यह बात आई कि पता नहीं उसका शौहर या बॉयफ्रेंड इस वक्त घर पर है या नहीं। कोहन को यह मालूम है कि कोई नवयुवक उसके साथ रहता तो है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि उसके होने वाले बच्चे का पिता वही है या कोई और है। तो वह उसकी ही उम्र का, लेकिन वह उसके जैसा ना तो सुंदर है और ना ही तंदुरुस्त। उसके सिर के बाल भी झड़ने लगे हैं। हो सकता है कि वह उसका रूममेट हो। यही सब अपने मन में विचार करते करते वह महिला के घर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे ममाक का मजबूत मेटल डोर दिखा। जरा सा धक्का देने से वह खुल गया। वहाँ एक चटाई पड़ी थी। वह उसे फर्श पर बिछाकर लेट गया। लेटते ही उसे नडीन याद आई। आज से ठीक 1 महीने पहले जब वह उसे देखा था, तब वह खिड़की पर लटक कर डॉक्टर से बात कर रही थी। वह उसके बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जोर की एक चीख ने उसे जगा दिया। वह चौंक पड़ा। अभी कुछ ही देर हुआ वह सोया था। एक बार तो उसे लगा कि कोई मिसाइल लगी है। उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। फिर बाहर निकलकर देखा तो वह औरत घर के अंदर से बाहर आकर रेलिंग पकड़े हुए खड़ी थी और एक बैग में से कुछ ढूंढ रही थी। साथ में गालियां बकती जा रही थी। जांघ से लेकर दाहिने पैर के निचले हिस्से तक उसकी जीन्स गीली हो गई थी। शायद उसके अंदर से कोई तरल पदार्थ रिस कर उसके पैर के नीचे तक चला आया था। कोहन अपने मन में सोच रहा था कि उससे पूछे कि क्या सब कुछ ठीक है, और जो आवाज़ अभी आई थी क्या वह किसी मिसाइल की आवाज़ थी। लेकिन उसकी दशा देखकर वह चुप कर गया। कुछ देर बाद औरत ने ही कहा कि वह सोई हुई थी। अचानक से उसके पेड़ों में दर्द उठने लगा। फिर उसके अंदर से कुछ रिसाव सा महसूस हुआ तो वह जाग पड़ी। इसके साथ ही औरत ने यहूदी भाषा में चिल्लाते हुए कुछ कहा और उसके हाथ से मोबाइल छिटक कर फर्श पर दूर जा गिरा और उसकी स्क्रीन चटक कर टूट गई। कोहन यह सब चुपचाप देख रहा था। वह सोच रहा था कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। अगर उसकी बीवी को लेबर पेन हो रहा होता और वह इस हाल में होती तो वह इस समय क्या करता। वह चटाई लाकर उसके नज़दीक ही फर्श पर बिछा दिया। औरत उस पर पीठ के बल लेट गई। उसका पेट बुरी तरह से उद्वेलित हो रहा था। कोहन सोच रहा था कि शायद उसका कोई पड़ोसी अभी आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। आई तो औरत के पेट में सिर्फ सुनामी। उसके तीसरे बेटे की पैदाइश के वक्त ऐसा ही कुछ हुआ था। टैक्सी बुलाई गई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चा हो गया। उस समय भी वह इसी तरह अकेले अपनी बीवी के साथ था। पहले बेटे की पैदाइश के समय उसने बहुत अच्छे से अपनी बीवी की सेवा की थी।
सिर्फ उसकी बेटी पूरी तरह से हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्सों की देखरेख में हुई थी। जितना दर्द सह सकती थी औरत ने सहा। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्लाने लगी और अपना बदन ऐंठने लग गई। उसके सहारे के लिए कोहन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। औरत ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। कोहन ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कुछ देर चुप रहने के बाद औरत ने कहा, नावा। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया और गर्दन के पास पानी की बूंदें नजर आने लगीं। कोहन अनजाने ही में बड़ी मुसीबत में फंस गया था। खुदा न खास्ता बच्चा बाहर आ गया तो वह क्या करेगा? नावा अपना पैंट उतारना चाहती थी। कोहन ने उसकी मोहरी पकड़कर खींचा और जब पैंट उतर गई तो उसे क्या सूझा कि उसने पैंट को तह करके नावा की कमर के नीचे लगा दिया। उसने अपने पैर मोड़ लिए। तब तक बच्चे का सिर कुछ कुछ बाहर दिखाई देने लगा। गर्भ की वजह से उसकी जांघें भारी हो गई थीं। ज़्यादा सोच विचार करने का समय नहीं था। दर्द के मारे नावा दहाड़े मारकर चिल्ला रही थी। कोहन ने उससे लगभग विनती करते हुए जोर लगाने को कहा। कोहन ने कहा, हाँ ऐसे ही, इसी तरह, बस जरा सा और। इतना कहते ही बच्चे का सिर बाहर निकल आया। उस पर काले काले बाल उगे हुए थे। कोहन ने अपने हाथ उसके नीचे लगा दिए। नावा की दहाड़ें उसका कलेजा छलनी किए दे रही थी। इतना दर्द उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़का ही होगा। भगवान करे लड़का ही हो और मेरी बात सही साबित हो, कोहन अपने आप से बोला। बाद में जब उसने हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड के दरवाजे पर खड़े होकर नावा को उसके बच्चे के साथ देखा तो उसे वह रेनेसा काल में चित्रित मडोना जैसी लगी। कोहन अभी तक इस बात से हैरान था कि बच्चे का आखिर पिता कौन है। नर्स ने आकर उसे बधाई दी और उससे कागजी कार्रवाई पूरा करने को कहा तो वह बोला, मैं भला कागजी कार्रवाई क्या पूरा करूँगा? कोहन ने तो कह दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, क्योंकि उस वक्त बच्चे के साथ उसका संबंध कुछ न कुछ था ही। वह बच्चा उसकी ठहरी सी जिंदगी में एक अजीब सी गति लेकर आ गया था, शायद एक अपूर्व संदेश और पुनरुद्धार भी। उसके मानस पटल पर एक विचित्र प्रकार की खुली हुई मुट्ठी उभरी जिस पर कोड वर्ड में कुछ लिखा था। उसने अपनी आंखें मली। हालांकि अभी तक वह नशे की गिरफ्त में ही था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी स्वप्न देखने की कुव्वत बची थी। रसियन नर्स उसकी तरफ बड़ी ओछी नज़र से देख रही थी, जैसे वह उस तरह के मर्दों से तंग आ चुकी हो। ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जो पितृत्व संबंध स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वे जच्चा बच्चा से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कोहन उसे बताना चाहता था कि वह उस तरह का आदमी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति उसमें कभी नहीं थी। मोबाइल में सेव कर रखी गई अपने बेटों की तस्वीर वह उसे दिखाना चाहता था, लेकिन इसकी जगह उसने मोबाइल की काली स्क्रीन की ओर सिर्फ इशारा कर दिया। उसका सबसे छोटा बेटा इस वक्त ओवरडीन जाने की तैयारी में लगा हुआ था। उसने नर्स को बताया कि नावा का मोबाइल कैसे टूटा। बच्चे का पिता अभी तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा था। कोहन सोच रहा था कि वह पसीने से नहाया हुआ दौड़ता भागता आता होगा, कंधे पर एक बैग लिए हुए जिसमें लेबर पेन जो अब गुजर चुका है से संबंधित चीज़ें भरी होंगी जो अब बेकार हो जाएंगी। बच्चे का पिता अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था और इसलिए अभी तक यहाँ जो कुछ हुआ उन दृश्यों से वह बिल्कुल अनभिज्ञ होगा। कुछ ही मिनटों
के संबंध से बच्चा पैदा हो जाता है, इसलिए कुछ लोग पितृत्व संबंध नहीं रखना चाहते हैं। बच्चे का पिता शायद नावा का रूममेट हो या उसका बॉयफ्रेंड। कोहन अपने मन ही मन यह सब सोच रहा था। हो सकता है कि वह कहीं जेरूसलेम जैसे दूरस्थ जगह काम करता हो, इसलिए वक्त पर ना आ पाया हो। यह सोचकर वह खुशी से झूम उठा कि जब नावा के पास उसके बच्चे के पिता को होना चाहिए था, उस समय उसके साथ वह था। किंतु शीघ्र ही नावा की मम्मी वहाँ आ धमकी। वह बहुत घबराई हुई थी। किसी ओझा सोखा टाइप आदमी से फ़ोन पर स्पीकर ऑन करके बात कर रही थी। उससे वह बच्चे को आशीर्वाद दिलवाना चाहती थी। वह बच्चे के सिर पर अपना एक हाथ फेर रही थी, जबकि उधर से वह आदमी कुछ कह रहा था। फिर उसने मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाते हुए बच्चे की नन्ही कलाई पर एक लाल धागा बांध दिया। तब नावा ने अपनी भौं सिकोड़ ली, जैसे उसको यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे को अच्छी तरह साफ सूफ करके उसे वजन किया गया। इस दौरान वह खूब चीख चिल्ला रहा था। शायद अपनी जीवन शक्ति को स्वर देने का उसका यह तरीका था। उसके बाद नर्स उसे फुटबॉल की तरह लुकाती हुई नावा के पास लेकर आई। कुछ देर तक उसे यूं ही झूला झुलाती रही और फिर दूध पिलाने के लिए उसका मुंह नावा के स्तन के पास ले गई, लेकिन वह मुंह में नहीं ले रहा था। तब नर्स ने दूध से भरे नावा के बड़े स्तन को अपने एक हाथ से पकड़कर उसका निप्पल बच्चे के मुंह में ठूंस दिया। आखिरकार उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। अपने मुंह में निप्पल लिए वह कुछ देर तक गुल गुल घुर घुर जैसी आवाज़ करता रहा और फिर शांत हो गया। नर्स वहीं खड़े खड़े उसकी हिम्मत बढ़ाती हुई कुछ बुदबुदाती रही। अब जाकर नावा ने भर नज़र कोहन को देखा और वह भी उसे देख कुछ देर यूं ही देखता रह गया। तभी नर्स ने भी कोहन को देखा और उसके मुंह से गाली जैसा कुछ निकला। इस पर कोहन ने अपने कंधे उचकाए। फिर नर्स ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। दरअसल उसे कोक चाहिए था। कोहन कोक लेने वेंडिंग मशीन की ओर चल पड़ा। जब वह हॉस्पिटल से निकला तो बैंक बंद हो चुके थे, इसलिए उसने नावा की मम्मी से 200 शेकेल उधार ली। नावा की मम्मी जान चुकी थी कि वह कुछ इस तरह यहाँ फंस चुका है कि भागकर कहीं जाएगा नहीं। उससे कल आने का वादा करके कोहन चला गया। रास्ते में वह एक जगह रुका और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। इसके बाद उसे नींद आने लगी। उसकी होस्ट उसके कमरे की चाबी लेकर वहीं आने वाली थी, इसलिए आराम करने के लिए वह वहीं एक बच्चे की तरह घुटड़ी लगाकर सो गया। अगले दिन जब वह जागा तो अपनी बीवी नडीन को कॉल करना चाहा, लेकिन जब उसे याद आया कि वह उस दिन खिड़की पर आकर अपने प्रेमी से किस तरह फ़ोन पर बात कर रही थी, तो उसका मन खट्टा हो गया। बरसों तक बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करने का धैर्य है उसके पास, लेकिन उसके लिए उसके पास ज़रा भी धैर्य नहीं। इस अन्याय पर वह क्षोभ से भर जाता है, इसलिए उसकी याद आते ही वह उत्तेजित हो गया। अपनी बाहों पर नावा के नाखूनों के निशान और उसके बच्चे के बारे में वह नडीन को बताना चाहता था, लेकिन फिर सोचा चलो छोड़ो, किससे और क्या बताए। अपनी काफ़ी लेकर वह बीच पर चला गया और समुद्र के किनारे किनारे लकड़ी के बने परिपथ पर टहलने लगा। अगले दिन वह न्यूयॉर्क जाने वाला था, लेकिन अब नहीं जाएगा। उसके घर पर जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे वह बच कर रहना चाहता है। आखिरकार वह चाहता क्या है? नडीन कहती है कि उसे क्या चाहिए उसको खुद नहीं पता। कोई आज की बात नहीं है, यह वर्षों से वह ऐसा ही करता रहा है। वह बिन पेंदी का लोटा हो गया है।
उसकी बीवी के करतूतों से उसकी इच्छाएं मर चुकी थीं, लेकिन वह फिर एक बार पूरी तरह चार्ज हो गया। उसके अंदर इतना जोश भर गया है कि वह इस समय कुछ भी कर सकता है। हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। कोहन समुद्र तट पर बैठे बैठे लहरों का आकर किनारे से टकराना देख रहा था। समुद्र में जितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, कोहन के मन में उससे भी ऊंची कल्पना हिलोरें ले रही थी। वह सोच रहा था कि यहीं समुद्र तट पर एक बंगला बनाकर वह नावा और उसके बच्चे के साथ रहने लगा है। अब वह न्यूयॉर्क कभी नहीं जाएगा। वहाँ 79 नंबर का अपार्टमेंट वह नडीन को दे देगा। उसके बेटे अगर कभी प्रशांत महासागर से होकर यहाँ से गुजरेंगे तो उसे एक नए अवतार में पाएंगे। आखिरकार कोहन अपने दिवा स्वप्न से बाहर निकला और वहाँ से चलकर एक रहवासी इलाके में पहुँचा। संकरी गलियों से गुजरते हुए वह एक विशाल ज्वेलरी स्टोर के सामने आ गया। उसके शोकेस में सोने चांदी के भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइनों की जेवरात करीनी से सजा कर रखे हुए थे। कोहन वहीं खड़े खड़े शोकेस को निहारने लगा। स्टोर बंद हो चुका था। सिर्फ स्टोर की मालकिन काउंटर पर बैठकर अपने हिसाब किताब में लगी थी। वह यही कोई 50-55 साल की अत्यंत रमणीय फ्रेंच महिला थी। उसके पेडिक्योर किए गए पैर के अंगूठे राइनस्टोन की सैंडल में बड़े सुंदर लग रहे थे। शोकेस की तरफ निहारते देखकर उसने कोहन को अंदर बुला लिया और पूछा, क्या आपको कुछ खास चाहिए? वह कुछ देर यूं ही देखता हुआ अपनी आंखें मुलमुलाता खड़ा रहा और फिर बोला, एक गिफ्ट लेना है। यह सुनकर महिला के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसके कान के सोने के छल्ले खिलखिला उठे। उसने पूछा, किसके लिए? न्यू मदर कहने के साथ कोहन का दिल खुशी से झूम उठा। महिला ने शोकेस से एक बड़ा सा नेकलेस निकाला जिसमें दिल के आकार का एक लॉकेट लगा हुआ था। यह नेकलेस नावा के गले में कैसा लगेगा? अपने हाथों में लेकर कोहन यह सुंदर कल्पना करने लगा। कोहन से बिना पूछे पाछे महिला ने नेकलेस को सुंदर मार्बल पेपर में लिपटे हुए एक छोटे से बॉक्स में पैक कर दिया। वह सोच रही थी कि यही बच्चे का पिता है, इसलिए कितनी भी महंगी गिफ्ट लेने से मना नहीं करेगा। जब उसने बॉक्स के चारों ओर लपेटने के लिए एक पीले रंग का रिबन निकाला तो कोहन को याद आया कि उसके पास तो कोई कार्ड भी नहीं है, क्योंकि उसने कार्ड लॉक करवा रखा है और आज हॉलीडे की वजह से बैंक भी बंद है। यह सब जब उसने महिला से कहा तो वह बोली कि अगले दिन जब बैंक खुल जाएंगे तो वह पेमेंट कर सकता है। यह कहकर उसने नेकलेस का बॉक्स एक बैग में रखकर कोहन को थमाया और गुड लक कहा। कोहन स्टोर से खुशी खुशी बाहर निकला और हॉस्पिटल जाने के लिए उसने एक टैक्सी की। ट्रैफिक सिग्नल पर जब टैक्सी रुकी तो उसने एक पारंपरिक यहूदी व्यक्ति को देखा जो काला कोट पहने हुए था। वह तेज़ी से चलता हुआ रोड पार कर रहा था। कोहन को लगा कि उसकी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह अपना सफ़र तय कर रही थी। उसने अपने मन में सोचा कि वह यहूदी व्यक्ति अपने घर जा रहा है जहाँ उसकी बीवी उसका इंतज़ार करते बैठी होगी। उसने उससे कभी इतना तक नहीं पूछा होगा कि उनके माता पिता ने उसकी शादी उसके साथ क्यों की, किसी और के साथ क्यों नहीं। तभी टैक्सी ड्राइवर किसी के ऊपर झल्ला पड़ा और उसका विचार प्रवाह टूट गया। अपना सिर बाहर निकालकर जब उसने देखा तो पाया कि वे एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। टैक्सी ड्राइवर अपना सिर बाहर निकालकर एक कार ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लगा, क्योंकि वह चौराहे पर अपनी कार आड़े तिरछे करके खड़ा था। तभी टैक्सी ड्राइवर की मोबाइल पर रिंगटोन बजने लगी। जब उसने कॉल रिसीव की तो वह जितना यहूदी भाषा समझ पा रहा था उससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ड्राइवर के पिता का फ़ोन था। किसी बात पर दोनों उखड़ गए थे और एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। कोहन
फिर से अपनी कल्पना लोक में खो गया। उसने सोचा कि जब नावा का लड़का बड़ा हो जाएगा और वह भी जब कभी कहीं ट्रैफिक जाम में फंसा रहेगा तो उसके फ़ोन करने पर वह भी उसके ऊपर इसी तरह लड़ा करेगा। तब उसे यह कहाँ पता होगा कि उसके जन्म के समय उसने ही मिडवाइफरी की भूमिका निभाई थी। जब कोहन हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि लॉबी बुजुर्गों, मरीजों और उनके तीमारदारों से भरी बुरी तरह हाँफ रही थी। वह किसी तरह उनके बीच से रास्ता बनाता आगे बढ़ा। जब वह मैटरनिटी हॉल के करीब पहुंच गया तो नर्स आई और उसका हाथ पकड़कर उसे बुरा भला कहने लगी। वह कुछ बोल पाता कि उसने उसे धकेलते हुए नावा के कमरे के सामने पहुंचा दिया। वह अंदर गया तो देखा कि नावा कुछ उदास बैठी हुई थी और उसके पास एक युवक खड़ा था जो अपने हाथों से उसके कंधे आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था। कोहन को लगा कि वही बच्चे का पिता है। युवक के कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे और वह गुलाबी रंग का टैंक टॉप पहने हुए था। उसकी आँख में बड़े बड़े बाल उगे हुए थे। उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसे इसका कोई गम नहीं है कि नावा ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह लड़की है या लड़का। वह कोहन की तरफ बड़ी लापरवाही से देख रहा था। नावा की माँ एक कोने में बैठी हुई एक मंत्रों वाली बुकलेट से मन ही मन मंत्रोच्चार कर रही थी। निकलस का बैग अपने हाथों में लिए हुए कोहन वहाँ मूर्खों की तरह खड़ा रहा। तभी नर्स आई और बच्चे को लेकर चली गई। क्या सब कुछ ठीक है? कोहन ने पूछा। उसका चेकअप करने के लिए ले गए हैं वे। कुछ तकलीफ़ है उसे, नावा ने कहा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसकी नाक बंद है या उसके फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नावा के चुप होने पर युवक ने बताया। कोहन को इस परिस्थिति की गंभीरता का कोई आइडिया नहीं था। उसकी ओर इशारा करके युवक नावा से कुछ कह रहा था। शायद वह पूछ रहा था कि वह कौन है। कोहन और ज़्यादा देर तक वहाँ रुक ना सका। वह चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। लॉबी से होकर जब वह गुजर रहा था तब उसे मैटरनिटी वार्ड से जच्चा बच्चा तथा लेबर पेन से चीखती चिल्लाती औरतों की आवाज़ें आती हुई सुनाई पड़ी। तब उसे नडीन की याद हो आई। जब उसे बच्चे पैदा हो रहे थे तो वह भी इसी तरह चीखती चिल्लाती थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ बाहर निकल आया। टैक्सी को जहाँ वह छोड़ कर गया था वह उसी जगह पर खड़ी थी। ड्राइवर शायद तूफान थमने का इंतज़ार कर रहा था। कोहन उसके पास पहुंचकर टैक्सी के शीशे पर ठक ठक किया तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और वह अंदर जाकर बैठ गया। उसने ड्राइवर से चलने का इशारा किया। ड्राइवर कुछ देर इंतज़ार किया कि वह उसे एड्रेस बताएगा, लेकिन जब कोहन ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तो ड्राइवर अपने कंधे उचकाए और चल पड़ा। कोई कहीं भी जाए, उसे सिर्फ भाड़े से मतलब है। कोहन बारिश में बुरी तरह भीग गया था। उसके कपड़े सब गीले हो गए थे। गिफ्ट का बैग भीगने से फट गया। रिबन तोड़कर उसने नेकलेस बाहर निकाला और उसे हवा में झुलाने लगा।